तो प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्लेटलेट क्या है जी, बता प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट हम लोग के ब्लड का एक पार्ट है। ब्लड को अगर उसमें सेल देखा जाए कि कितने तरीके का सेल होता है, तो ब्लड में 3 तरीके का सेल होता है। कौन कौन? 3 वो सीरीज ब्लड में चलता है। हाँ, एक तो सफेद वाला, माने अगर ब्लड में देखो ये अगर हमारा ब्लड है तो इसमें पार्ट जो है, एक तो हम देखेंगे कि जो ठोस है उसको सेल में कर देंगे हम कि सेल है, और दूसरा पानी वाला पार्ट को हम प्लाज्मा कर देंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन वगैरह रहता है घुला हुआ, और बाकी न्यूक्लियस रहता है, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब उसमें रहता है। तो ये घुला हुआ जो घुलनशील पार्ट है वो ये हो गया, और ठोस पार्ट में सेल्स आ गए। अब सेल्स में कितने तरीके के सेल्स होते हैं? तो मुख्यतः 3 तरीके के। एक तो WBC, दूसरा RBC और तीसरा प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो मतलब होता है थक्का, और साइट मतलब सेल्स। तो ऐसे सेल जो थक्का बनाने में मदद करते हैं उनको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो इसीलिए इसका नामकरण हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो है हम लोग के शरीर में जितने भी ब्लड सेल्स हैं, इनका निर्माण जो है हमारी हड्डी के अंदर वाला पार्ट, जो कि बोन मैरो कहा जाता है, उसको मज्जा। अभी आप लोग मीट खाए होंगे तो हड्डी को चूसते हैं ना, तो हड्डी को जब चूसते हैं तो अंदर वाला जो चीज निकल के आता है वो क्या है? वही मैरो है। ठीक है, तो वही उसी बोन मैरो में इन सेल्स का निर्माण होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स का। तो आज हम लोग बात करेंगे केवल और केवल प्लेटलेट के बारे में। ठीक है, तो प्लेटलेट आमतौर पे उसका लाइफ साइकिल 2 से 5 दिन का होता है। मतलब नया प्लेटलेट बोन मैरो में बना तो अगले 5 दिन आते आते वो टूट जाएगा। ठीक है, तो सतत बनते रहता है और टूटते रहता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, चलते रहता है। अब है कि आजकल क्योंकि जांच की सुविधा बढ़ गई है, तो हर बीमारी में हम लोग जान पाते हैं कि प्लेटलेट की संख्या कितनी है, और कई बार हम लोग पैनिक हो जाते हैं प्लेटलेट की संख्या को लेके। तो और लोग को बुला लो जी, सभी को सामने जाना। तो हम लोग प्लेटलेट के बारे में आज ये समझेंगे। तो प्लेटलेट में मेनली 2 तरीके का डिफेक्ट पाया जाता है। कौन कौन? एक तो डिफेक्ट होगा कि प्लेटलेट का काउंट ही कम है, और दूसरा डिफेक्ट आएगा कि प्लेटलेट का काउंट ठीक है लेकिन उसका फंक्शन क्या है? गड़बड़ है। तो प्लेटलेट काउंट तो हमको पता चल जाता है जब हम ब्लड जांच CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, तो उससे हमको प्लेटलेट का काउंट पता चल जाता है कि प्लेटलेट काउंट कम है, ज्यादा है। प्लेटलेट काउंट जो कम आता है उस कंडीशन को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। पीनिया मतलब होता है कम, पीनिया का मतलब कम। और साइटोसिस का मतलब ज्यादा। तो अब अगर हम कहें एरिथ्रोपेनिया, तो एरिथ्रोपेनिया मतलब, एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका को एरिथ्रो कहा जाता है। एरिथ्रोपेनिया मतलब रेड ब्लड सेल की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और किसी के रेड ब्लड सेल की संख्या बढ़ गई तो क्या कहा जाएगा? एरिथ्रोसाइटोसिस। इसी तरीके से अगर किसी में WBC की संख्या कम है तो क्या कहेंगे? ल्यूकोपीनिया। ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, तो ल्यूको व्हाइट ब्लड सेल के लिए हो गया। WBC के लिए ल्यूको संख्या कम है तो क्या कहेंगे? ल्यूकोपीनिया। और अगर संख्या उसकी बढ़ी हुई है तो क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। इसी तरीके से यहाँ हम लोग प्लेटलेट के लिए देख रहे हैं
तो प्लेटलेट के लिए जो लैटिन शब्द होता है वो क्या होता है? थ्रोम्बो। तो अगर प्लेटलेट कम है तो क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और प्लेटलेट बढ़ा हुआ है तो क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है। तो प्लेटलेट में दो तरीके का डिफेक्ट होता है। एक तो प्लेटलेट का संख्या कम हो गया, और दूसरा है कि प्लेटलेट है पूरा लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो अगर प्लेटलेट अपना काम बढ़िया से नहीं करेगा, उसका काम क्या है? ब्लड का थक्का जमाना। अगर वो अच्छा से थक्का नहीं जमा पा रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोएस्थीनिया। ठीक ना। अब इसका पहचान कैसे होगा? ये बहुत आसान है कि प्लेन सिंपल वायल में, बिना एडिटिए के वायल में ब्लड ले लीजिए। अगर वो जम जाता है तो इसका मतलब कि प्लेटलेट के क्लम्प बन गए, तो इसका मतलब प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? सही है। और अगर नहीं जमा तो इसका मतलब प्लेटलेट की फंक्शन जो है गड़बड़ है। ठीक है। तो ये तो आसान जांच होता है। अब मेन हम लोग आएंगे इस पे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मतलब काउंट कम है। तो देखो, बीमारी के अलावा और क्या क्या कंडीशन होगा जिसमें प्लेटलेट की संख्या कम आ सकती है? तो अगर आप पतला वेन से सैंपल लिए हैं जहाँ की थोड़ा थोड़ा करके चू रहा है ब्लड, फ्लो में नहीं आ रहा है, मोटा वेन नहीं है, तो वहाँ प्लेटलेट्स टूट जाएंगी और उसके वजह से भी प्लेटलेट की संख्या क्या होगी? कम आ सकती है। उसके बाद डाइल्यूएंट जो होता है EDTA, वो अच्छा से घुला हुआ ना हो, तुम्हारी जो उसकी दीवार है उस पर पूरा मिला हुआ ना हो, तब भी क्या होगा? क्लैंप कर जाएगा। सैंपल जो आप लेंगे वापस में थक्का बन गया तो प्लेटलेट तो बहुत सारा उस थक्के में चला गया, तो प्लेटलेट की संख्या क्या आएगी? कम आएगी। वाकई में कम होगी नहीं, एरर है ये, मतलब गलती से कम दिखाएगा रिपोर्ट। इसके अलावा EDTA वायल में जो हम सैंपल लेते हैं उसका रोटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हम बताए थे ना उस दिन, 8 बनाना होता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, खूब जोर लगा के सारा प्लेटलेट तोड़ देंगे। ठीक ना। तो जब प्लेटलेट के लिए आप सैंपल ले रहे हैं तो आपको नॉर्मली उसको बहुत जेंटली रोटेट करना होता है। ठीक है। तो सैंपल का रोटेशन बहुत मायने रखता है प्लेटलेट अगर कम आ रहा है। इसके अलावा अगर ब्लड सैंपल निकाल के रख दिया गया है बहुत लंबा टाइम से, तो उसमें भी प्लेटलेट क्या आएगा? कम आ सकता है। तो ये सब एरर के वजह से कम आता है। बाकी अगर ये सब गलती नहीं है और नॉर्मली प्लेटलेट का संख्या कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को सोचने की जरूरत होती है कि क्यों कम आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग कारण देखेंगे कि क्या क्या कारण होता है प्लेटलेट काउंट के कम होने का। देखिए, मेनली तो आपको यही 4 कारण मिलेगा प्लेटलेट का कम होने का। एक तो है कि प्लेटलेट जो है उसका निर्माण ही सही से नहीं हो रहा है। जहाँ निर्माण बोन मैरो में हो रहा है वहाँ निर्माण ही कम हो रहा है उसका प्लेटलेट का। ठीक है। तो ऐसा कब होता है कि बोन मैरो जो है वो फेल कर गया, बोन मैरो फेलियर में चला गया। बोन मैरो फेलियर में कब जाता है? जब ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, अदर कैंसर है, वो कैंसर वहाँ से उठ के वहाँ चला गया, जाके बोन मैरो में पसर गया। तो उस सिचुएशन में बोन मैरो क्या करेगा? बोन मैरो में मान लीजिए कि जो मैरो टिश्यू होना चाहिए उसके जगह पे कैंसर वाला टिश्यू भर जाएगा, वो तो प्रोडक्शन नहीं ना करेगा प्लेटलेट का। तो इस वजह से प्लेटलेट क्या होगा? कम आने लगेगा। तो वहाँ पहचान क्या होगी कि बोन मैरो फेल्योर हुआ है? वहाँ खाली प्लेटलेटें कम नहीं होगा, वहाँ ब्लड में 3 तरीके का सीरीज है ना जी, व्हाइट ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल का और प्लेटलेट का। तो तीनों सीरीज कम आएगा, मतलब WBC भी कम आ रहा है, RBC भी कम आ रहा है, प्लेटलेट भी कम आ रहा है। तो हम बोन मैरो फेल्योर के बारे में सोचेंगे। उसके बाद है कि बोन मैरो काम कर रहा है लेकिन कम काम कर रहा है, पार्शियल बोन मैरो सप्रेशन हो गया। बोन मैरो का जितना फंक्शन होना चाहिए उतना पूरा काम नहीं कर रहा है। ऐसा कब होता है? तो कुछ दवाइयां हैं जो ऐसा कर देती हैं, जैसे कि कुनैन है, मलेरिया की दवा लरिया को, क्यूनिडीन है, हार्ट की दवा आती है, डिजिटॉक्सिन है, ये भी हार्ट की दवा है, केमोथेरेपी हुआ हो कैंसर के लिए। उसके बाद सल्फा ड्रग्स में है आपको
कौन सा हमारे यहाँ सल्फा ड्रग यूज होता है जी, हम लोग यूज करते हैं सेप्ट्रान का सिरप, सेप्ट्रान डीएस यूज करते हैं ना, कोट्राइमोक्साजोल और तो उसके यूज से रिफेम्पिसिन जो टीबी का दवा है रिफेम्पिसिन, उसके वजह से हो सकता है। थाइजाइड डायबिटिक हम लोग यूज करते हैं, कौन सा, लैसिमाइड, तो थाइजाइड डायबिटिक है। तो इन दवाइयों के प्रयोग से बोन मैरो कुछ समय के लिए प्लेटलेट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्शियल बोन मैरो सप्रेशन ड्यू टू ड्रग्स। और कुछ इन्फेक्शन भी हैं जो पार्शियली बोन मैरो को सप्रेस कर देते हैं। ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन है भैया, तो डेंगू है, चिकन पॉक्स है, कोई ब्लड का इन्फेक्शन हो जिसमें कोई बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया हो, उसके टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हो, तो वहाँ उसकी वजह से हो सकता है। टॉर्च का इन्फेक्शन होगा, तो इनकी वजह से पार्शियल बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है। जितना प्लेटलेट का प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट क्या होगा, कम आएगा। तो ये तो पहला कारण हुआ कि जहाँ प्लेटलेट का उत्पादन ही कम हो रहा है? डिक्रीज इम्पेयर्ड प्लेटलेट प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया, कि फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि प्लेटलेट बन तो रहा है लेकिन टूट जा रहा है। 5 दिन जो उसका नॉर्मल लाइफ साइकिल है वहां तक बना नहीं रह रहा है, पहले ही टूट जा रहा है। ऐसा कब होगा भाई, तो मान लीजिए हमारे शरीर में कोई ऐसा एंटीबॉडी बन गया जो प्लेटलेट को दुश्मन की तरह मान रहा है। ऐसे एंटीबॉडी बन सकता है और वो मान लेगा कि प्लेटलेट क्या है, हमारा दुश्मन है, तो क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, एक कंडीशन होता है आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफूरा। यहाँ पेशेंट के शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद से उसके शरीर में एक एंटीबॉडी बन गया, एक सिपाही बन गया जो खोज खोज के प्लेटलेट को क्या करेगा, मारता फिरेगा। तो ऐसे पेशेंट में हमेशा प्लेटलेट आपको 50,000, 60,000, 70,000 मिलेगा। उससे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन मिलेगा। इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा, जब बोन मैरो का स्टडी कीजिएगा, उसका बोन मैरो भाई पहले से तो इस पेशेंट में फीवर नहीं आ रहा होगा और कोई दिक्कत ही नहीं होगा उसको। कभी कभी उसका प्लेटलेट 30,000, 40,000 के नीचे जाएगा तो शरीर में लाल लाल बिंदी बिंदी जैसा दाना हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो आपसे दिखाने आएगा कि डॉक्टर साहब देखिए ना कैसे बिंदी जैसा दाना हो गया। आप अगर थोड़ा सा चालाक है तो सीबीसी कराइएगा, उसमें देखिएगा भैया प्लेटलेट तो इसका कम आ रहा है। तो और अगर कंडीशंस नहीं है तो आप ये सोचेंगे कि इसको आईटीपी हो सकता है, तो आप उसको बोन मैरो स्टडी सजेस्ट कीजिएगा कि बोन मैरो का आप जांच कराइए, वो उसमें कंफर्म होगा कि इसको आईटीपी की बीमारी है, ठीक है। इसी तरीके से एक बीमारी होता है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। हम लोग क्या पहचानने के लिए ऐसे समझो कि यहाँ नाक पे तितली बैठा दिया गया है। ज्यादातर SLE फीमेल्स में होता है, 40 के एज में होगा, फीमेल्स में होगा, 40-30 का रेंज चल रहा होगा, इसी एज ग्रुप में होता है फर्टाइल पीरियड में। और चेहरे पे तितली जैसा लाल ऐसे होगा, बटरफ्लाई साइन मिलेगा, ठीक ना। इनके शरीर में भी ऐसे एंटीबॉडी का उत्पादन हो जाता है जो शरीर में प्लेटलेट को खोज खोज के मारेगा, ठीक है ना। इसके साथ SLE में स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है गठिया टाइप का, क्योंकि वो जो एंटीबॉडी बनता है वो जोड़ को डैमेज करेगा। वो एंटीबॉडी जो बनेगा वो आपके स्किन के पिगमेंट को डैमेज करेगा। तो जहां जहां वो डैमेज करेगा वहां वहां का लक्षण आएगा। आप कैसे पकड़ेंगे, फीमेल है, 40 के एज ग्रुप में है, उसको लूपस मार्क है, इसको बटरफ्लाई जो साइन होता है उसको लूपस मार्क कहते हैं। यूट्यूब पे खोजो भी मिलेगा, तुरंत पिक्चर निकालो लूपस का, लूपस मार्क करके डालो ना, आ जाएगा। तो उस कंडीशन में प्लेटलेट कम हो सकता है। उसके बाद एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV के इन्फेक्शन से हो गया। अगर इसका हिस्ट्री है तो इसकी वजह से भी प्लेटलेट क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। उसके बाद CLL होता है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक तरीके का कैंसर होता है। इसके वजह में जो प्लेटलेट है वो टूट जाता है। कई बार कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिनमें कि प्लेटलेट टूटता है और ड्रग इंड्यूस्ड होता है। यही सब दवाइयाँ कई बार पार्शियल वो भी करती है, प्लेटलेट को तोड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तो और कारण क्या हो सकता है कि कंजम्पशन बढ़ गया हो, प्लेटलेट कहीं खप रहा हो। अगर शरीर में
प्लेटलेट तो नॉर्मली बह रहा है ब्लड में, 3 से 5 दिन में टूट गया, बाहर हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई जहाँ प्लेटलेट की खपत बढ़ गई है अचानक से, तब भी क्या होगा, प्लेटलेट का संख्या नीचे चला जाएगा। ऐसा कब होता है भाई, तो डीआईसी एक कंडीशन होता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। डिससेमिनेटेड मतलब पूरे शरीर में फैला हुआ, इंट्रावेस्कुलर मतलब, वेस्कुलर मतलब ब्लड की वेसल्स और उसके अंदर, तो पूरे शरीर में ब्लड के वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, मतलब कि थक्के बन रहे हैं। ऐसा कब होता है कि कुछ औरतों में डिलीवरी के टाइम में उनका खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से, गाढ़ापन की वजह से वो थक्का बनना शुरू हो जाता है। या किसी का सर्जरी हुआ हो और सर्जरी के बाद वो लेटे लेटे उसके बॉडी में थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ गई, तो क्या होगा, जगह जगह बॉडी में क्रैम्प्स आने लगेंगे। हाँ, यही है ल्यूपस मार्क, ये है ल्यूपस मार्क। तो ये कंडीशन है। उसके बाद जो है, इसको लगा ही दो यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है, विकेट बंद कर क्या करो। कई बार इन्फेक्शन के बाद पूरे बॉडी में जो है क्लॉट्स बनना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो डीआईसी एक अपने आप में पूरी एक मतलब कंडीशन है, वो कई सारी बीमारियों से प्रेसिपिटेट होता है, जहाँ की ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, थक्का बन रहा है। अब थक्का बनेगा तो प्लेटलेट का खपत क्या हुआ, बढ़ गया। अब उसकी वजह से जब आप प्लेटलेट कराइएगा तो क्या आएगा, कम आएगा। टीटीपी होता है, ट्रांजिएंट थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा, किसी दवा के असर से यही वाला कंडीशन हो गया, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ट्रांजिएंट हुआ, कुछ समय के लिए हुआ, फिर अपना वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद कोई हिमेंजियोमा है, मान लीजिए बच्चे का जैसे हेड पे हिमेंजियोमा हम लोग क्या बनता है, बड़ा सा थक्का जम गया खून का, तो बहुत सारा प्लेटलेट तो वहीं खप गया, तो उसमें भी प्लेटलेट कम आ सकता है। उसके बाद माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता है। कई बार ना जो हमारी खून की मतलब नलियां हैं, वहाँ पे बहुत पतली नलियों में खून जो है जाके थक्का बनने लगता है, उस कंडीशन में भी प्लेटलेट कम हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद तीसरा कारण है स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। ये कहते हैं कि जब भी स्प्लीन की साइज बढ़ेगी ना किसी भी कारण से, तो स्प्लीन बहुत सारे प्लेटलेट्स को क्या कर लेता है, अपने साथ फंसा लेता है। स्प्लीन का स्ट्रक्चर जो होता है जाली जैसा होता है, तो जितना उसका साइज बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट को क्या करेगा, अपने अंदर फंसा के रखेगा। तो फंसा लेगा तो क्या होगा, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाएगी। उसके बाद कई बार डाइल्यूशनल लॉस होता है। मान लीजिए कि पेशेंट को ब्लीडिंग हुआ और ब्लीडिंग के बाद जो हमने ब्लड चढ़ाया वो पुराना ब्लड था, पहले का स्टोर्ड ब्लड था, ताज़ा ब्लड नहीं चढ़ाया, तो स्टोर्ड ब्लड में क्या होगा, प्लेटलेट जो होगा वो खत्म होगा। अब 2 लीटर 1 लीटर आप ब्लड चढ़ा दिए, तो पहले मान लीजिए कि जहाँ 4 लीटर में उसका प्लेटलेट का संख्या नॉर्मल था, 1 लीटर जो चढ़ा उसमें प्लेटलेट नहीं है, तो क्या होगा, डाइल्यूशनल लॉस हो गया ना। अब वही उतना ही प्लेटलेट अब 5 लीटर में होगा, तो कम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो इसके वजह से भी हो सकता है। मोटा मोटी यही कारण सब होता है जिसके वजह से प्लेटलेट का संख्या जो है कम हो जाता है। तो अब हम लोग बात ये करेंगे कि जिन हम लोग का जो सीबीसी का रिपोर्ट आता है, उसमें आप जो छोटा वाला आता है पर्ची उसके साथ मांगिएगा उसको, उसमें एक कर्व बना होता है ऐसे, ये समझना बहुत जरूरी है। कर्व में नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे ये प्लेटलेट की संख्या दिखाता है, ठीक ना, जितना ऐसे संख्या होगा उसी हिसाब से प्लेटलेट ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगी, और ये उसके साइज को दिखाता है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं उनकी साइज किस साइज के सेगमेंट में है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 से 6 फेम्टोलीटर का है साइज, तो इतना पार्ट अगर यहाँ से ये प्लेटलेट का कर्व स्टार्ट हुआ, तो मतलब कि कुछ सेल जो हैं वो 2 से 6 फेम्टोलीटर के हैं, कुछ 8 के हैं, कुछ 9 के हैं, कुछ 10 के हैं, कुछ 12 के हैं। यहाँ 12 तक आते आते क्या होता है, मतलब प्लेटलेट्स जो हैं वो वेरिएबल साइज के होते हैं। 6 फेम्टोलीटर से लेके 2 फेम्टोलीटर से लेके 12 फेम्टोलीटर तक के साइज के होंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ पे दिखेगा। दूसरा है
कि उनकी संख्या ऐसे दिखेगी, यहाँ तक 20% है, ये आपका 100% है। अभी समझते हैं। आरबीसी जो होता है उसका सेल का साइज 12 फेम्टोलीटर से लेकर 30 फेम्टोलीटर तक होता है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ पेशेंट आएगा जहाँ की प्लेटलेट कम है और ये जो ग्राफ है वो ऐसे शिफ्ट कर गया है कि जो स्टार्ट है वो बेस लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, यहाँ से कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो इस ग्राफ में कब ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा, उसका कारण दे रहा है कि जो हमने मशीन में ब्लड पिलाया उसमें हवा चला गया हो, हाई ब्लाइंड वॉल्यूम वैल्यू हो, तब भी ये बेस लाइन से ना स्टार्ट होकर ऊपर से स्टार्ट होगा। उसके बाद सेल टूट गए हो तब भी ये बेस लाइन से ना स्टार्ट होकर ऊपर से स्टार्ट होगा। कई बार बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा हो तब भी ये बेस लाइन से ना स्टार्ट होकर ऊपर से होगा। जहाँ मशीन चल रहा है वहाँ नॉइज हो, बहुत ज्यादा ध्वनि हो, तब भी ये इस तरीके का आ सकता है ग्राफ। कॉन्टामिनेट हो गया हो, कोई रिएजेंट है जो कि मतलब कॉन्टामिनेटेड है, दूषित हो गया है, किसी दूसरे चीज से मिल गया है, उस कंडीशन में भी ये कर्व जो है बेस लाइन से स्टार्ट नहीं हो। तो कम प्लेटलेट के साथ अगर इस तरीके का ग्राफ आ रहा है तो हमको ये कारण सोचना है। मान लीजिए हमारे पास एक इन्फेक्शन का बच्चा है, प्लेटलेट कम है और इस तरीके का ग्राफ उसका आ रहा है, तो हम उसको मानेंगे कि इसमें बैक्टीरिया की संख्या क्या है, बैक्टीरियल लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये नॉर्मल ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और आके यहाँ पे एंड कर गया। कोई ग्राफ ऐसा है कि स्टार्ट तो नॉर्मल हुआ लेकिन यहाँ एंड नहीं किया, यहीं से फिर वापस उठ गया। ऐसा कब होगा, तो देखिए ऐसा कब होगा कि कम प्लेटलेट के साथ अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो ऐसा प्लेटलेट के क्लम्प्स बनने की वजह से हो सकता है, प्लेटलेट थक्का बना ले तब इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। EDTA अच्छा से मिला ना हो तब भी ऐसा ग्राफ आ जाएगा। सैंपल क्लॉट कर गया हो, प्लेटलेट जो है वो बड़े साइज के प्लेटलेट बन रहे हैं तब भी ऐसा आ जाएगा। बड़ा साइज का प्लेटलेट होगा तो क्या होगा, वो 12 फेम्टोलीटर से ज्यादा हो जाएगा, तो उनकी इसीलिए उसको दिखाने के लिए ग्राफ कहाँ चला गया, फिर से ऊपर हो गया, रेज कर गया, इस एरिया में आकर तब रेज करेगा, तो वो जाइंट प्लेटलेट को दिखाएगा। इसके अलावा और भी है कि मान लीजिए आरबीसी 12 फेम्टोलीटर से चालू होता है, इसमें छोटा छोटा आरबीसी बन रहा हो, तो छोटा आरबीसी बनेगा तो इसी हिस्से में ना ग्राफ उसका दिखेगा, तो उसकी वजह से भी किसी को खून टूटने की बीमारी हो, आरबीसी के टूटने की बीमारी हो, उन लोगों में भी ये प्लेटलेट का जो ग्राफ है वो इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि बेस लाइन पे एंड नहीं करेगा आगे, ठीक है। तीसरा ग्राफ इस तरीके का मिल सकता है, जो स्टार्ट तो हुआ बेस लाइन से लेकिन यहाँ आके एम शेप बना रहा है। एम शेपेड ग्राफ कब मिलेगा, प्लेटलेट जो है एनाइसोसाइट्स का मतलब होता है कि प्लेटलेट में जो सेल हैं वो एक ही प्रकार के हैं, ठीक ना। दूसरा है कि पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा हो तब भी इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। प्लेटलेट के गुच्छे बन गए हों तब भी एम शेपेड ग्राफ मिल सकता है। अब ये सब जानने का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है ये हम लोग को मेनली समझना है। देखो हम लोग को 4 चीज मेनली देखना होगा, एक तो प्लेटलेट की संख्या, उसके बाद MPV, PDW और प्लेटलेट क्रीट। प्लेटलेट की संख्या, उसके बाद EMPV का मतलब होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। इसमें बहुत सारे प्लेटलेट हैं तो इसका एवरेज अगर निकाला जाए तो एक एवरेज साइज का प्लेटलेट का वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना बड़ा प्लेटलेट दिख रहा है, वही MPV दिखाता है। उसके बाद प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये कितनी है, ये PDW इसका मतलब होता है। प्लेटलेट क्रीट का मतलब होता है कि अगर ट्यूब में आपने सैंपल डाल दिया, अगर जमा तो कितना हिस्सा छेक रहा है प्लेटलेट का गुच्छ, वही उसको प्लेटलेट क्रीट कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्लेटलेट कम वाला पेशेंट आ गया,
अब हम देख रहे हैं कि उसका एमपी भी बढ़ा हुआ है, मीन प्लेटलेट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ है, पीडीडब्ल्यू भी बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन रेट जो है वो भी बढ़ा हुआ है, और प्लेटलेट क्रीट जो है उसका नॉर्मल है या ये बढ़ा हुआ है प्लेटलेट क्रीट, ठीक है। और ग्राफ जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसमें ग्राफ इसमें ये हमारा लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो ग्राफ हमारा इस तरफ शिफ्ट कर रहा होगा, तो ये हमको दिखाएगा कि प्रोडक्शन चालू है बोन मैरो के लेवल पे। हम लोग इसीलिए न डरते हैं कि भाई डेंगू का मरीज है, चाहे टाइफाइड का है, चाहे मलेरिया का है, हमको नहीं पता होता है कि प्लेटलेट नया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हमको कैसे भी पता चल जाए कि प्लेटलेट नया बन रहा है तो हम लोग घबराएंगे नहीं, हम कहेंगे पेशेंट को ठीक है, ब्लीडिंग जब तक नहीं है तब तक आप दवा लीजिए, प्लेटलेट बढ़ जाएगा, अगले प्लेटलेट तो 2 दिन में बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो जब भी पीडीडब्ल्यू अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन रेट बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये शो क्या कर रहा है कि अलग अलग साइज के प्लेटलेट्स जो हैं इसमें उपस्थित सैंपल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बनकर आती है प्लेटलेट वो बड़ी बड़ी होती है, और जो छोटी छोटी हैं वो पुरानी वाली प्लेटलेट है, ठीक है। तो अगर बड़ी प्लेटलेट एमपीवी बड़ा होने का मतलब क्या है कि बड़ा साइज का प्लेटलेट है, और पीडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ है कि मतलब कि बड़ा वाला भी है और छोटा वाला भी है। इसका मतलब कि जो छोटा वाला है पुराना वाला है और नया वाला बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें बनना अभी चालू है, बोन मैरो फेल्योर में नहीं गया है, या डेंगू इतना नहीं बढ़ गया है कि इसका बोन मैरो बिल्कुल बैठ गया हो। उस कंडीशन में अगर जैसे ही डेंगू उसका ठीक होगा, प्लेटलेट उसका वापस रेज कर देगा, तो हमको ये देखना होता है। अब है कि कम प्लेटलेट के साथ पीडीडब्ल्यू कम है और एमपीवी बढ़ा हुआ है। देखो पीडीडब्ल्यू कम हो गया, ये ऐसे आ गया, ग्राफ छोटा हो गया, तो मतलब कि एक ही साइज के प्लेटलेट जो है उसमें जाते हैं। पीडीडब्ल्यू छोटा होने का मतलब है, देखो पीडीडब्ल्यू बड़ा होने का मतलब है कि अलग अलग साइज के बहुत सारे प्लेटलेट्स हैं, और छोटा हो गया, ये ग्राफ ऐसे सिकुड़ गया, तो मतलब बड़े साइज वाले प्लेटलेट्स ही हैं केवल पीडीडब्ल्यू का। अगर एमपी भी बढ़ा हुआ है तो मतलब मीन प्लेटलेट का वॉल्यूम क्या है, बड़ा है, अब पीडीडब्ल्यू छोटा है, मतलब कि केवल बड़े वाले ही प्लेटलेट इसमें हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि नई प्लेटलेट का निर्माण चालू है, ठीक है। कहीं प्लेटलेट कम है, एमपी भी कम आ रहा है, और प्लेटलेट क्रीट भी कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ प्रोडक्शन नया वाला नहीं है, एमपीवी कम हो गया, मतलब केवल पुराना वाला प्लेटलेट बचा हुआ है, नया प्लेटलेट नहीं है, तो यहाँ प्रोडक्शन नया नहीं हो रहा है, और प्लेटलेट क्रीट भी कम हो गया, मतलब वाकई में इसका प्लेटलेट क्या है, कम है, एरर नहीं है। देखो एरर होगा तो प्लेटलेट क्रीट कम नहीं होगा, तो प्लेटलेट कम के साथ प्लेटलेट क्रीट अगर कम आ रहा है तो मतलब वाकई में प्लेटलेट कम है। पहला चीज तो कि सैंपल में गड़बड़ी नहीं है, दूसरा उसके साथ एमपी भी घट रहा है, कम आ रहा है, तो मतलब कि अभी बोन मैरो नया प्लेटलेट का निर्माण चालू नहीं किया है। अगर एमपीवी बढ़ा हुआ आ रहा है तो मतलब बोन मैरो नया प्लेटलेट का निर्माण चालू कर चुका है, ठीक है। कम पीडीडब्ल्यू का मतलब होता है कि एक ही साइज के प्लेटलेट्स हम बताए नहीं हैं। तो इस तरीके से अब जब भी आए सैंपल हमारे पास सीबीसी का रिपोर्ट, पहला चीज तो शैलेश को देखो, सुशील जी ग्राफ भेजते हैं, सीबू से भी ग्राफ आता है, शैलेश से ग्राफ नहीं आता है, वो डायरेक्ट एमपीवी पीडीडब्ल्यू तुमको प्लेटलेट क्रीट लिख के भेज देता है पीसीटी। उससे बोलो कि वो हमको ग्राफ वाला पेपर दे, निकलता है मशीन से, वो फेंक देते हैं, वो मांगना है, उसको सीखना है, ग्राफ देखना सीखना है, और ये चारों पॉइंट्स पे नजर रखना है प्लेटलेट के साथ, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और जहाँ शंका होगा तो। ये तो रहा हम लोग का प्लेटलेट का हिसाब किताब। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कई बार थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलता है, प्लेटलेट 5 लाख से ज्यादा बढ़ा हुआ मिल रहा है, ऐसा कब होगा? देखिए जब तक
हम लोग की खून की नलियों में अंदर जो उसका एंडोथेलियम है, ये खून का नली है, ये इसकी दीवार है, ये अगर डैमेज नहीं होगा तो प्लेटलेट यहाँ जाके चिपकेगा नहीं। तो अगर एंडोथेलियल डैमेज नहीं है तो प्लेटलेट बढ़ के 8 लाख हो जाए, 9 लाख हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीरियल रिपोर्ट में थ्रोम्बोसाइटोसिस दिखा रहा है, आप एक आज कराए, एक 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बाद कराए, उसमें भी बढ़ा हुआ रहा है, तब जरूर आपको कुछ ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर को रूल आउट कर देना चाहिए। अदरवाइज सिंगल रिपोर्ट प्लेटलेट बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, वो सिंपली शो करता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसके वजह से प्लेटलेट बढ़ गया है। तो ये तो हमारा हो गया प्लेटलेट। और थोड़ा सा फास्ट देखेंगे कि छोटे बच्चों में, नवजात में प्लेटलेट कब कम होता है, न्यूनेटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब होता है। ऐसा तब होगा, अब इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है। अगर अर्ली ऑनसेट है, अर्ली ऑनसेट का मतलब होता है कि 72 घंटा के अंदर ही रिपोर्ट में प्लेटलेट क्या हो गया, कम आ गया नवजात बच्चे में। और यहाँ है कि 72 घंटे के बाद आया। 72 घंटे के पहले आ रहा है, प्लेटलेट काउंट 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में है, बच्चा ठीक है, लेकिन साथ में हिस्ट्री क्या है कि ये जब पैदा हो रहा था उस दौरान बच्चे को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो वहाँ के लिए हम वेट करेंगे। 50,000 भी प्लेटलेट है तो हम घबराएंगे नहीं, हम वेट करेंगे। अगर 10 दिन में उसका प्लेटलेट बढ़ के नॉर्मल हो जाता है तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि हमको प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, अब बच्चा हमको सिक लग रहा है, इल है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या सोचना है, सेप्सिस और डीआईसी के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर सेप्सिस और डीआईसी है तो उसको ट्रीट करिए, और इसके लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो अब इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना है। दूसरा है कि प्लेटलेट काउंट 50,000 से ही कम है, तो हमको पहले क्या सोचना है, सेप्सिस, डीआईसी, और एक होता है न्यूनेटल एलोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये माँ के ब्लड से ना कुछ ऐसे एंटीबॉडी आ जाते हैं जो टेम्पोररी प्लेटलेट को क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, तो उसके बारे में सोचना है। अगर ये है तो इसको ट्रीट करिए, नहीं है तो इन कंडीशन के बारे में हमको सोचना है। इनमें क्या क्या सोचेंगे, मदर का प्लेटलेट काउंट अगर कम है तब भी बच्चे का प्लेटलेट काउंट कम आ सकता है। ये पी होता है, देखते हैं क्या, ट्राइसोमी 13, 18, 21, मतलब डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसके बारे में डाउन सिंड्रोम हम लोग बच्चा देखते हैं ना, और टर्नर सिंड्रोम मतलब कि जो इन्हें होता है, क्या कहते हैं हमको, ट्रांसजेंडर जो बच्चा होता है, अरे खुजवा जो नहीं होता है, उस टाइप का बच्चा, तो अगर वो है तो उनमें प्लेटलेट कम हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं है, अगर ये सब आ रहा है तो उसके हिसाब से हमको ट्रीट करना है, और ये भी नहीं है तब हमको क्या क्या सोचना है, टॉर्च का इन्फेक्शन सोचना है, HIV का, एंटेरोवायरस का, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो सकता है, इनवॉल्व एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है कि बॉडी में मेटाबोलाइट्स जो हैं वो नॉर्मली नहीं बन रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या थ्रोम्बोसिस, आरबीटी रेनल वेन थ्रोम्बोसिस, कई बार ना जैसे बच्चा पैदा होकर रोया नहीं और उसकी जो ये किडनी को सप्लाई करने वाला रेनल वेन है उसमें थक्का बन गया, बहुत बड़ा थक्का, तो उसकी वजह से प्लेटलेट, उसका पेशेंट का पेशाब भी क्या हो रहा होगा, क्रिएटिनिन बढ़ रहा होगा। कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है, जन्मजात थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, तो ये इस तरफ है। अगर 72 घंटे के बाद प्लेटलेट गिरना शुरू हो रहा है तो हम लोग सेप्सिस के बारे में सोचेंगे और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के बारे में सोचेंगे। ये है तो ट्रीट करिए, नहीं है तो आप DIC, वायरल इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म और फैंकोनी एनीमिया, एक तरीके का एनीमिया होता है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो इस तरीके से नवजात में भी अगर थ्रोम्बोसाइट्स कम आ रहे हैं तो हम उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। मटेरियल तो इसमें आ ही गया, अब इसमें जहाँ नहीं समझ में आएगा वो अलग अलग आप लोग पूछते रहिए, इसको देखना शुरू कीजिए प्लेटलेट को, ठीक है।